और लड़की से मिलने खुद जरा मैं तो अपना स्कॉर्पियो छोड़ के मेरे घर में लालपुर वो खुद लड़की से मिलने भी गए थे। बड़ा बयान यह है कि वो विराट महतो के द्वारा उनसे 10 लाख रुपया स्कॉर्पियो की मांग की गई। करते हैं ये लोग, पैसे की डिमांड भी करते हैं, शोषण भी करते हैं। इन लोग बहुत सारे अनलीगल काम कर रहे हैं। हम लोग तो बहुत सारा चीज सामने लाए भी नहीं है कि चलो जियो खाओ। तो निशा भगत के आरोप सही है, पर निशा भगत इतने दिन क्यों सह रही थी? लेकिन लड़ती यही है, ये बेचारी अकेली लड़की अपना केस खुद लड़ रही है, कोई एडवोकेट नहीं। पार्टी में मैंने जहां तक कही सुनी बातों को नहीं बोलूंगी, वो मेरा पर्सनल देखा हुआ चीज है कि आपस में राजनीति को सुधारने की बजाय वो पार्टी में आपस में लड़कियों के लिए ज्यादा लड़ा जा रहा है। जनाब महतो के पार्टी में लड़कियों को लेकर लड़ाई होती है। बिल्कुल, असल चेहरा है कि बस भौकाल दिखा के पैसा कमाना, पद पावर पाना, जो सब करता वही हमको भी करना है। ये कुछ परिवर्तन नहीं लाएंगे, ये सिर्फ झारखंड को लड़ाने का, जलाने का काम कर रहे हैं। टूटने वाला है और आने वाला समय में और इनकी करतूत सामने आएगी और सब कुछ नष्ट होने वाला है, ये मेरा दावा है। दोस्तों, झारखंड की सियासत में बदलाव की उम्मीद लेकर सामने आए टाइगर जयराम की पार्टी इन दिनों सियासी संकट में फंसती दिख रही है। दरअसल जिस तरह कुर्मी पॉलिटिक्स और कुर्मी को एसटी जनजाति, एसटी बनाने के सवाल पर निशा भगत ने पार्टी के अंदर विद्रोह की आवाज बुलंद की, बगावत का तेवर दिखलाया। और उसके बाद जिस तरह से टाइगर जयराम महतो ने या जेल केम ने निशा भगत को बाहर का रास्ता दिखलाया, उसके बाद जेल केम को लेकर और जयराम की पार्टी के अंदर लोकतंत्र की मौजूदगी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसके साथ ही पार्टी से निष्कासन के बाद निशा भगत ने जिस तरह आरोपों की बौछार की है, वह भी कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल निशा भगत ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव के वक्त उन्हें टिकट देने के बाद उनसे 10 लाख रुपए और स्कॉर्पियो की मांग की गई थी। यह याद रहे कि कुछ दिन पहले सुषमा बड़ाइक जी ने भी इसी तरह का एलिगेशन जेल कैंप के दो जो चेहरे हैं विराट और भोला महतो पर खड़े किए थे। हालांकि उनके कुछ सेक्सुअल हरासमेंट के मामले थे, रेप के भी मामले थे, रेप की कोशिश के मामले थे, लेकिन निशा भगत और सुषमा बड़ाइक में एक चीज कॉमन है, दोनों की ओर से 10 लाख रुपए और स्कॉर्पियो की मांग की जाने के दावे किए जाते रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सुषमा बड़ाइक जी हैं। सुषमा जी, बहुत बहुत जोहार, नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले या कहें 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले आपने एक एलिगेशन लगाया था जेल कैंप या जयराम महतो की जो खास 2 चेहरे हैं विराट महतो, भोला महतो के ऊपर। आपने इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज की थी। पहले तो यही जानना चाहे कुछ प्राथमिकी में क्या कोई जांच आगे बढ़ी है अब तक? बिल्कुल, उसमें ये लोग बेल लगाए हैं एंटीसिपेटरी, और माननीय उच्च न्यायालय ने स्टेट से सारा केस का रिपोर्ट मांगा है कि अब तक आप इसमें क्या जांच किए हैं, और इन पर कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पर इन पर कानूनी कार्रवाई होगी। मैंने मामला अभी प्रक्रियाधीन है। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग जो निशा भगत का बयान मैं देखी थी कल से न्यूज में, हाँ, मैं उसी मुद्दे पर रहा था। तो ये लोग करते हैं, ये लोग पैसे की डिमांड भी करते हैं, शोषण भी करते हैं, और न जाने कितने लोगों के साथ ये लोग कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर निशा भगत के साथ भी ऐसा हुआ है तो पहली बात तो उनको प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए थी। मैं ऐसा नहीं कि आज मैं निशा भगत के पक्ष में बोलूंगी, कल उनके पक्ष में बोलूंगी। जो जेन्युइन चीज है मैं वही बोलूंगी। अगर
आपको लगता है कि निशा भगत जो आरोप लगा रही है उसमें दम है, तथ्य है, बिल्कुल फैक्ट्स है? बिल्कुल तथ्य है। ये लोग करते हैं, ये लोग पैसा का डिमांड करते हैं, इन लोग बहुत सारे अनलीगल काम कर रहे हैं। हम लोग तो बहुत सारा चीज सामने लाए भी नहीं है कि चलो जियो खाओ, लेकिन कहते हैं ना कि सच कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। तो निशा भगत के आरोप सही है, पर निशा भगत इतने दिन क्यों सह रही थी? वो क्यों एफआईआर नहीं दर्ज की? जब जब मैं भी एफआईआर दर्ज की, मेरे साथ जब ऐसा हुआ, मुझे लगता है कि मैं 5 दिन के भीतर ही सीनियर एसएसपी को लिख करके दे दी थी कि इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा ऐसा करने का प्रयास किया। तो निश्चित तौर पर निशा भगत को पहले एफआईआर दर्ज कराना चाहिए था। आपने ठीक याद दिलाए। निशा भगत का दावा है कि विधानसभा चुनाव के दरमियान चूंकि इस तरह के मामले आए थे और उस वक्त निशा भगत ने कहा था कि उनसे किसी तरह के रुपये पैसे की मांग नहीं की गई है। अब निशा भगत कह रही है कि मुझसे यह बयान दिलवाया गया था, और अब का जो बयान है उनका वास्तविक बयान है, और बयान यह है कि वो विराट महतो के द्वारा उनसे 10 लाख रुपया स्कॉर्पियो की मांग की गई। अब मुश्किल यह है कि सच क्या और झूठ क्या। यदि हम पहले के बयान, निशा भगत के बयान को देखें तो वे कहते हैं किसी तरह के मांग नहीं की गई। अब वे कहते हैं कि उनसे स्कॉर्पियो की मांग की गई। तो एक कंट्राडिक्टरी नहीं लगता है? बिल्कुल। आपको जस्टिस भी तभी मिलेगा जब आप एक चीजों पे स्टैंड रहेंगे। आप कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे। जब मेरा मामला आया तो निशा भगत सीधे सीधे तौर पे जयराम महतो का सपोर्ट कर रही थी। इसी बात। हाँ, और वो सीधा कह रही थी कि ये सारा सब गलत है। उन्होंने मुझे भी धमकी भी दिया था, बहुत सारी चीजें बात हुई थी तू में। लेकिन अगर आपके साथ उस पार्टी में ऐसा हुआ और हो रहा था तो आप चुप क्यों थी? आप एक महिला थी, क्या मतलब चाह रही थी कि मेरी खामोशी बन जाए और मुझे पद और पावर मिल जाए? तो ऐसा नहीं होता कि आप पद और पावर पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर आपके साथ गलत हुआ तो आपको विरोध करना चाहिए था। आप पर जिस तरह मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं कि आपने ठीक ही इशारा किया कि आपने जब एलिगेशन लगाया था या दावा किया था, तब निशा भगत की ओर से आपके कैरेक्टर पर या अतीत पर सवाल खड़े किए गए। पर आप तो बहुत ही उदारता दिखा रही हो, कह रही हैं कि नहीं, निशा भगत के साथ अधिक गलत हुआ है तो न्याय मिलना चाहिए। देखिए, ठीक है, सामने वाला अगर कीचड़ फैला रहा है तो मैं भी समाज में कीचड़ फैलाऊंगी, तो ऐसे समाज में सुधार और परिवर्तन नहीं आएगा। मैं आज भी कह रही हूँ, कोई भी महिला हो, निशा भगत हो, कोई भी हो, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप आवाज बनिए। आज जो मेरे मामले में छीछा लेदर कहते हैं, आज क्यों कहते हैं? कोर्ट की होता तो सबके साथ है, पर लड़ती तो यही है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। बिल्कुल बिल्कुल, ओपन कोर्ट में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कहा कि होता सबके साथ है, लेकिन लड़ती यही है। ये बेचारी अकेली लड़की अपना केस खुद लड़ रही है, कोई एडवोकेट नहीं। अगर इसका हम लोग साथ नहीं देंगे तो फिर तो न्याय तंत्र ही न्याय पे भरोसा उठ जाएगा। तो ये चीज होना चाहिए हर महिलाओं के अंदर की। अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो आप उसका आवाज उठाइए, लड़िए, तभी समाज में परिवर्तन आएगा। ऐसा नहीं कि आज हमको मिल रहा है सब कुछ तो हम खामोश हैं, कल नहीं मिलेगा तो हम आवाज उठाएंगे। ये गलत बात है। एक जो नई चीज देखने को मिली, या मुझे लगता है कि एक तो पहले आप इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं, उसके पहले रजनी रमानी लगाती हैं, और अब निशा भगत इस तरह के एलिगेशन लगा रही हैं। तो एक खासकर जो आदिवासी चेहरे हैं या आदिवासी महिलाएं हैं जेल कैंप के अंदर, उन्हें ही इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, या दूसरे समुदाय की जो महिलाएं हैं उनको भी इस तरह की विकट स्थिति का सामना करना पड़ता है? और क्या इस सारे मामले की जानकारी टाइगर जयराम महतो को रहती है? बिल्कुल रहती है, उनको सारे मामले की जानकारी रहती है। जैसे मैंने उनको बताया था पहले कि ये लोग 10 लाख मांग रहे हैं, कोई उनका प्रतिक्रिया नहीं रहा था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आदिवासी महिलाओं के साथ ऐसा कर रहे, उनकी पार्टी में उनके जो महिला कार्यकर्ता है उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। लेकिन पता नहीं उनको प्रलोभन दिया गया है आगे बढ़ाने का, नेता बनाने का, विधायक बनाने का, मंत्री बनाने का, इसलिए वो लोग खामोश है। लेकिन हो सबके साथ रहा है उस पार्टी में। मैंने जहां तक कही सुनी बातों को नहीं बोलूंगी, वो मेरा पर्सनल देखा हुआ चीज है कि आपस में
राजनीति को सुधारने की बजाय वो पार्टी में आपस में लड़कियों के लिए ज्यादा लड़ा जा रहा है। अच्छा, जनाब महतो के पार्टी में लड़कियों को लेकर लड़ाई होती है? बिल्कुल, लड़कियों को लेकर लड़ाई होती है। और लड़की से मिलने खुद जरा मैं तो अपना स्कॉर्पियो छोड़ के मेरे घर में लालपुर वो खुद लड़की से मिलने भी गए थे। अब बड़ा एलिगेशन लगा रही है। ये सच बात है, सीसीटीवी कैमरा हमारे घर में है। मैं कभी भी बिना सच का कोई भी बात नहीं जनाब करती। महतो आपके घर में या आपके दरवाजे पर स्कॉर्पियो लगाते हैं और उसके बाद किसी लड़की से हाँ, मिलने जाते हैं, रात भर अपना बॉडीगार्ड छोड़ के गायब रहते हैं। तो ये कैसे पता लग सकता है कि वो लड़की से ही मिलने के किसी पर्सनल काम से भी गए हो? नहीं, हम बोले उनको भोला को, विराट को कि कहाँ चले गए हैं, ऐसे में तो फंसा देंगे सर, हम लोग को कुछ हो जाएगा तो। अरे नहीं नहीं नहीं, लड़की का मामला है, नहीं कुछ होगा, चिंता तो इसका मत मतलब कि जयराम महतो जब आपके पास स्कॉर्पियो लगा करके किसी लड़की से, जो आपका दावा है, मिलने गए, तो जयराम महतो की भी गाड़ी आपके दरवाजे पे थी और भोला और विराट महतो भी आप ही के पास थे? हाँ, और उनके दोनों बॉडीगार्ड भी वहीं थे। अच्छा, मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और ये सारा चीज रिकॉर्ड भी है। एक चीज जो सब आप लोग के बार बार एलिगेशन आता है या इस तरह की खबरें बनते रहती हैं कि विराट महतो जो है वो धन संचय में निपुण है। वो कल निशा भगत ने भी इसका दावा किया है कि निशा भाई जो विराट महतो हैं वो पैसे की उगाही करते हैं विभिन्न कंपनियों से, माने पार्टी के लिए या जयराम महतो के लिए एक रिसोर्स पर्सन है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल है, ये उगाही करते हैं। भोला में तो उगाही करते हैं, विराट में तो उगाही करते हैं, इनके साथ और भी लोग हैं, ये लोग उगाही करते हैं। और ये लोग मुझे भी बोले थे कि आपके पास सिक्योरिटी रहता है, थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा तो आपको भी आगे बढ़ा देंगे। लेकिन ये सिक्योरिटी वाला मामला क्या है? वो ये कहीं भी जाता था विराट तो कहता था कि सुरक्षा दे दीजिए ना आज भर के लिए। आपकी सिक्योरिटी वो मांग रहे हैं? हाँ, वो मांगते थे ताकि उनको, ताकि भौकाल बना ताकि रहे। भौकाल बना रहे। अच्छा, तो ये चीज समझ में आ गया कि आज न कल जनता को सच्चाई पता चलेगी, है ना। पर जयराम महतो तो दावा करते हैं कि वे झारखंड में बगावत का या बदलाव का किरण लेके आए हैं, एक झारखंडियों के लिए एक उम्मीद है, झारखंडी अस्मिता की बात करते हैं। बाबा साहब की तस्वीर उनके हाथ में होती है, विधानसभा के अंदर जाते हैं तो पहले चप्पल उतारते हैं, उसके बाद उसे स्पर्श करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं। तो एक चेहरा जयराम महतो का वो है, एक चेहरा जो आप लोग बतलाते हैं, आप बतलाते हैं, निशा भगत दावा कर रही हैं। तो सच असल चेहरा क्या है? असल चेहरा है कि बस भौकाल दिखा के पैसा कमाना, पद पावर पाना, जो सब करता वही हमको भी करना है। ये कुछ परिवर्तन नहीं लाएंगे, ये सिर्फ झारखंड को लड़ाने का, जलाने का काम कर रहे हैं। अरे झारखंडियों ने या झारखंडी आवाम ने जयराम महतो से जो उम्मीद पाली थी, वो उम्मीद एक बार फिर से टूटने वाला है। ये टूटने वाला है और आने वाला समय में और इनकी करतूत सामने आएगी और सब कुछ नष्ट होने वाला है, ये मेरा दावा है। अच्छा, निशा भगत जो है हाल के दिनों में कुर्मी जाति जो एसटी स्टेटस की मांग, और हर जाति को इतना तो स्वीकार करना पड़ेगा, हर जाति को अपने संवैधानिक लड़ाई लड़ने का हक है। कुर्मी जाति भी अपना लड़ाई लड़ रहा है या एसटी दर्जे की मांग कर रहा है, उस पर अलग अलग राय हो सकते हैं। इधर निशा भगत जिस तरह से आई कि आदिवासी बनाया नहीं जाता है, आदिवासी पैदा होता है, आदि नस्ल की बात उन्होंने की है। तो सुषमा बड़ा किस रूप में देखती हैं? क्या वास्तव में जो कुर्मी समुदाय रहा है उसे एसटी में शामिल किया जाना चाहिए, या कुर्मी समुदाय एसटी है, उसका जो रहन सहन है, उसकी सभ्यता है, उसका जो रस्म और रिवाज है, क्या आदिवासी समुदाय से मेल खाता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो बड़ाइक हैं, दो तरह के बड़ाइक हैं, और इनको भी, हमारे जो बड़ाइक है उनको भी आदिवासी में शामिल किया गया है बाद में। हम लोग चीक बड़ाइक हैं और एक बड़ाइक हैं, तो बड़ाइक को बाद में एसटी कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इनका जो रहन सहन, वेशभूषा है, वो बिल्कुल भी रूढ़िवादी जो आदिवासी परंपरा है उनसे एकदम मिलता जुलता है, एकदम भिन्न नहीं है। और जो मैं तो जो कुर्मी जो भी समाज है
तो ये लोग जो है, इनका रहन सहन बिल्कुल भिन्न है। ये लोग किसान हैं और ये लोग अपने जो शादी ब्याह में सब दहेज वगैरह लेते हैं, इनका शादी ब्याह सब कुछ सारा चीज इनका बदला हुआ है। इनका कुछ भी आदिवासियों की तरह सम्मान नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट पर है निशा उससे। भगत तो खुद कह रही हैं कि आदिवासी समाज का जो रहन सहन है, उसकी संस्कृति है, उसकी जो परंपरा है, वो बहुत हद तक हिंदू समुदाय से मिलता है या हिंदू संस्कृति से मिलता है। सुषमा बड़ा किस रूप में इसे देखती हैं? देखिए, हिंदू समुदाय से मिलता नहीं है। ये हो सकता है कि सारे सनातन के वंशज हो सकते हैं, लेकिन हिंदू समाज से नहीं मिलता है। आदिवासी अलग है, हिंदू अलग है सब सनातन के वंशज ही। और मैंने ये चीज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में फाइल किया है कि जो महादेव हैं, आदि देव हैं, मैं आदिवासी हूँ। और इस विषय पर बहुत चर्चा भी हुई है हाई कोर्ट में, अभी भी मामला लंबित है। तो सनातन के वंशज हैं, वंशज सारे हैं, लेकिन सबका जीने का तौर तरीका अलग अलग है, सबका रीति आप रिवाज मानते अलग है। हैं कि महादेव जो है आदिवासी देवता है, आदिवासियों के देवता है? बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि पूरी आप दुनिया तो बता रही थी कि महादेव आपके सपने में आते हैं। सपने में नहीं, वो हकीकत में आते हैं। और मेरे हाथ में, दोनों हाथ में हिंदू मतलब जो भी महादेव का पूरा ग्रंथ लिखा हुआ है, और मैंने उसको एविडेंस बना के कोर्ट में पेश किया है। एक गोली लगने से एक रात पहले मेरा एक ही दिन में जटा हो गया था। ये पूर्णिमा के दिन पूरा भीग जाता है, ये साक्ष्य है। तो महादेव है। और एक आदिवासी लड़की जो रीति रिवाज विधि विधान को नहीं जानती है, वो उसको इतना प्रेम करते हैं महादेव। तो भगवान महादेव आदिवासी हैं और सनातन, सत्य सनातन ही है, सब कुछ उनके ही वंशज है। आपका एक बयान काफी सुर्खियों में रहा था। वो बयान ये था कि निशा भगत के खाने पीने को लेकर, जिस तरह निशा भगत हिंदुत्व का चेहरा बनने की कोशिश कर रही थी, धर्मांतरित आदिवासियों में ईसाइयों पर सवाल खड़ा कर रही थी, उस दरमियान शायद आपने एक बयान दिया था निशा भगत की निजी जिंदगी को लेकर कि वे क्या खाती थी और किस तरह आपको खिलाने की कोशिश, क्या माजरा था? हाँ, खाती तो थी वो, जो क्या बोलते हैं उसको, बीफ का जो मीट होता है, वो मेरे सामने खाई है। हम तो चिकन तक नहीं खाते, अंडा तक नहीं खाते हैं। अच्छा, नहीं, कुछ आप नहीं निशा खाते। भगत तो दोस्त रही हैं आपस में? हाँ, बचपन में दोस्त रहे हैं। वो लेकर के जाती थी साथ में, तो उसका डिमांड रहता था कि मीट में जो कलेजी होता है वो ज्यादा देना। पर आप तो दोस्त रही हैं, तो आप नहीं खाए? नहीं आप नहीं, शाकाहारी हो गए? हम शाकाहारी हैं, शुरू से हैं, भगवान के भक्त, महादेव के भक्त हैं। और लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं। मीट मछली तो बहुत दूर की बात है। तो हम साइड हो जाते थे कि ये सब चीज हम ना खाते हैं, ना तुम खाते देख पाएंगे। आप दोनों में थोड़ी कटुता भी रही होती है जिंदगी में, क्योंकि एक ही गांव के हैं, एक ही जगह के आप लोग हैं। इस वक्त निशा भगत जो है विकल्पहीन नजर आती है, इसलिए कि कांग्रेस तो छोड़ चुकी, जेएमएम से, जेल कैंप से उनका निष्कासन हो गया। तो कुल मिला के जो आसरा बचता है वह भाजपा बचता है। जेएमएम में भी कोई गुंजाइश बनती हुई दिखती नहीं है। यानी निशा भगत संकट में है। यदि भाजपा चाहे या जनजातीय सुरक्षा मंच जैसा जो मंच है, ये चाहे तो निशा भगत के लिए एक विकल्प बन सकती है। कुल मिला के उनकी पॉलिटिक्स जो है अभी संकट में है। इस संकट के दौर में सुषमा बड़ाइक अपने दोस्त के लिए मददगार साबित होंगी, उनके साथ उनके दर्द में सहानुभूति रखेंगी, क्योंकि दोनों ही आदिवासी कम्युनिटी से हैं। देखिए, मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि आप कोई भी काम कीजिए तो एक जगह मजबूती से एक ही काम को कीजिए। आप उसको भी कीजिएगा, उसको भी कीजिएगा, उसको भी कीजिएगा, तो आप किनारा हो जाइएगा, है ना। तो देखिए, जैसे कि वो आवाज उठाई क्रिश्चियन और सरना ईसाई, तो हम समाज को ऐसे नहीं लड़ा सकते, उसका एक तौर तरीका है। अच्छा। ऐसे आप बोलिएगा, भौंकिएगा, उनका खून गर्म होगा, उनका खून गर्म होगा, ये समाज में आपस में लड़ाने वाली बात हो जाएगी। तो सारे चीजों के लिए एक संविधान, एक कायदा, एक दायरा बना हुआ है। अगर ऐसी बात है तो आप कोर्ट जाइए, आप रिट कीजिए, PIL कीजिए, आप प्रशासन के पास जाइए। जब सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि संविधान
मर गया है, आज संविधान है तो सुषमा जिंदा है, आज संविधान नहीं होता तो सुषमा कब कब मार दी गई होती। निशा भगत आपकी दोस्त रही हैं, आप बेहद करीब से जानती, उनका सबसे मजबूत कड़ी क्या है और सबसे कमजोर कड़ी क्या है? देखिए, उनका मजबूत वो अपने आप को कैसे समझती है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हर जगह उनका कमजोर कड़ी जरूर दिखाई देता है कि आप अपने आप को किसी भी क्षेत्र में मजबूत बनाइए। पहले जैसे आप बोली कि जेल के पार्टी में पैसा मांगा, पैसा ही नहीं, उनके साथ भी शोषण हुआ है, ऐसी बात नहीं है। शोषण हुआ है? बिल्कुल हुआ है। वो खुद मुझे बोली है कि राजनीति ऐसा गंदा चीज है कि टिकट देने के लिए न जाने कितने लोग मेरे साथ शोषण किए रे, फिर भी हमको कुछ नहीं मिला। तुम बोले कि शोषण क्यों सहना, महिलाएं किस क्षेत्र में कमजोर है? क्या हम शोषण सहेंगे और पद पाने के लिए कुछ भी करेंगे तब जाकर के पद मिलेगा? महिला है, नारी है, जन्मदाता है, इतनी शक्ति है, लड़ेंगे और लड़के वहां तक जाएंगे, समझौता करके नहीं। तो ये हर लड़की में एक जुनून आपको होना लगता चाहिए। है निशा भगत को समझौता करना पड़ा और वही जेल कैंप में रह के? बिल्कुल करना पड़ा है, इसलिए ये पहले नहीं आवाज उठाई। क्या कमजोरी रही होगी, पहले क्यों नहीं आवाज उठाई? पद और पावर, पद और पावर के लिए कुछ भी कर सकती हैं, पद और पावर। क्योंकि अगर ठीक है आप आवाज नहीं उठाती, जब मेरे साथ गलत हुआ आप बोल तो सकती थी कि विराट सच में ऐसा करता है, बोल सकती थी ना कि नहीं नहीं सुषमा के साथ जरूर मांगा होगा, वो मेरे साथ भी मांगा है। तब आप पार्टी को क्यों बचा रही थी, जयराम को क्यों बचा रही थी? तब इस उम्मीद में कि पद मिलेगा, पावर मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। आपके इस बयान के बाद तो एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। आप दो तरह की बातें कर रही हैं, एक दावा कर रहे हैं कि निशा भगत के साथ भी शोषण हुआ होगा, दूसरा तरफ कह रही हैं कि जयराम महतो भी कार खड़ी करके लड़की से मिलने जाते थे। तो आपका यह बयान तो बवंडर खड़ा कर सकता है झारखंड की सियासत। जो सही है, सही बोलने में ना तो आज तक डरी हूं ना आगे डरूंगी। सुषमा बड़ाई को डर नहीं लगता है? भैया गोली खाने से भी ज्यादा कुछ डर होगा क्या कि जब मैंने मृत्यु को करीब से देखा, मौत से, वो मौत, वो कहते हैं ना कि मृत्यु भी सामने खड़ा होके कह रही थी कि मुझे अपने करीब मत आने दीजिए, आपको बहुत कुछ करना है। जब गोली लगा था तो वो ऐसा पल था, सोचिए कि हम बेहोश नहीं हुए थे और सारी चीजों को समझ रहे थे कि अगर अभी मेरा जान निकल गया तो उस दुनिया में क्या होगा, इतना तक सोच लिए थे। तो उस समय जब इतना कुछ सह लिए तो अब डर नहीं लगता, बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अभी भी हिम्मत बचा हुआ है। जिसके साथ महादेव, जिसकी रक्षा करते हैं महादेव है, नहीं जिससे प्रेम करते महादेव है और जिसकी रक्षा करते महावीर हैं, उसको दुनिया से किसी से चीज का भय नहीं। तो ये थे हमारे साथ सुषमा बड़ाइक जी, जिनका मानना है कि जिनके साथ महादेव हैं उसको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ ही सुषमा बड़ाइक ने एक बड़ा दावा किया है कि निशा भगत को भी उनकी तरह शोषण का शिकार होना पड़ा जेल कैंप में, और जेल कैंप के जो सुप्रीमो है जयराम महतो भी उनके आवास पे गाड़ी खड़ा कर किसी से मिलने जाते थे। निश्चित रूप से यह दोनों ही बयान बेहद चौंकाने वाला है।